खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बीजेपी और कांग्रेस के बीच गुजरात चुनाव नजदीक आते आते सियासी घमासान और तीखा और तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने आज अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जबरदस्त आरोप जोड़ दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि जहां जहां पीएम मोदी, केंद्र सरकार के मंत्री और नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां बड़ी तादाद में बेखौफ होकर काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही एक स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सामने आई थी कि गुजरात के चुनावों में काला धन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कैसे आंगड़ियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर यह भी जोरों पर है कि नेताओं ने अब वोटरों को लुभाने और बेहिसाब चुनावी खर्चों को निपटाने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जिसके ट्रांजैक्शंस को पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। दरअसल चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए तय कर रखी है। इसके लिए बाकायदा उनके नए अकाउंट भी खुले हैं। इस लेन देन पर चुनाव आयोग की नजर है। धोखा अलग अलग तरीकों से देने की कोशिश भी इसीलिए हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टियां चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का वाकई मखौल उड़ा रही? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। गुजरात इंतखाबात पर सबसे बड़ी बहस। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर काला धन इस्तेमाल करने का लगा रही हैं इल्जाम। क्या नोटबंदी के बाद भी हो रहा है काले धन का इस्तेमाल? क्या गुजरात इंतखाबात में इसी की गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रही हैं पार्टियां? गुजरात असेंबली इंतखाबात कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अहम है। बीजेपी जहां गुजरात में जीत दर्ज कराकर अपना वजूद बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस गुजरात जीतकर पार्टी को फिर से जिंदगी देना चाहती है। लेकिन अभी हालात जो दिख रहे हैं उसके मुताबिक गुजरात इलेक्शन की तैयारियों और मिशन 150 के हदफ को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा का कहना है कि गुजरात इलेक्शन में मोदी और बीजेपी की रैलियों में काला धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सियासत में साफ शफाफियत की बात करने वाली बीजेपी गुजरात इलेक्शन में अलग अलग तरीकों से जमकर काले धन का इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री की लड़ाई काले धन के खिलाफ है और काले धन का पूरा जो पनपता दिखता है, खिलता दिखता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास उनके चुनाव प्रचार में, विज्ञापनों में वो पैसा है। सही मैं पहली बात वहीं से आरंभ करता हूँ कि पूरा खुला काले धन का बेखौफ अगर इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, वो दिखने को मिलता है इस चुनाव में और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी। वहीं बीजेपी के नायब सदर श्याम जाजू का कहना है कि ब्लैक मनी पर कोहराम मचाना सिर्फ कांग्रेस का एक गेम प्लान है। कांग्रेस खुद वोटर्स को लालच देकर काले धन का खेल खेल रही है। कांग्रेस को अपनी चुनाव की सूची डिक्लेयर करने में इतना लेट हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के अंदर कितना घमासान चल रहा है। जो पार्टी एक टाइम गुजरात में सर्वसत्ताधीश थी, वो पार्टी आज गए 3 टर्म से कहीं दूर सत्ता में नहीं है और लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार चुके हैं। गुजरात इंतखाबात के दौरान दोनों सियासी पार्टियां एक दूसरे पर काले धन के इस्तेमाल का इल्जाम लगा रही हैं, तो वहीं इंतखाबात की होने वाली रैलियों में इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या नोटबंदी के बाद भी हो रहा है काले धन का इस्तेमाल? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई तमाम सियासी पार्टियां गुजरात इलेक्शंस में जो ईसी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसका वाकई मखौल उड़ा रही हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सलमान निजामी है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही साथ हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, दिल्ली से हमारे साथ लाइव इस बहस का हिस्सा हैं। रविशंकर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का भी हमने जिक्र किया क्योंकि इसका भी कुछ खेल चल रहा है गुजरात में। उसको समझने के लिए हमारे साथ शुभ्रांश राय मौजूद हैं, जो कि सीओओ हैं, को फाउंडर हैं एथिक्स पे के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या भला। और साथ ही साथ हेमांग पटेल, जो कि पास के कन्वेनर हैं, यानी हार्दिक पटेल के साथी हैं, वो अहमदाबाद से लाइव हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। नवीन कुमार साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहमदाबाद में आज बड़ा जोरदार आरोप झड़ा है और वो आरोप यह है कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है।
अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में और इलेक्शंस में आप लोग जमकर, चाहे वो पीएम मोदी की रैली हो, आपके मंत्रियों की रैली हो, गुजरात के नेताओं की रैली हो, उसमें जमकर काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और कांग्रेस आरोप लगा रही है जिसने 73 लाख करोड़ का घोटाला किया हिंदुस्तान के अंदर। वो कांग्रेस आरोप लगा रही है जिसने इस देश को लूट करके खा गई। वो किस मुंह से आरोप लगा रही है मुझे समझ नहीं आता। लगातार डीमोनेटाइजेशन का विरोध करने वाली कांग्रेस अपनी इस प्रकार का आरोप लगा रही है, जब देश की सबसे शक्तिशाली, विश्व की सबसे शक्तिशाली पावर जो ट्रंप है, उसके परिवार के लोग नरेंद्र भाई मोदी को रोल मॉडल मानते हैं विश्व का। उस समय ये लोग कहते हैं, अरे नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि हम चाय बेच सकते हैं लेकिन देश नहीं बेच सकते, तो उनको कष्ट हुआ। ये वो लोग हैं जो लगातार देश को बांटने का काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं समीर भाई, थोड़ा सा समय लूंगा। देखिए जिस कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस ने लगातार गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। कांग्रेस के वो नेता जो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कहते थे गुजराती गधे हैं, आज वो उन्हीं के दर दर के धक्के खा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज हालात ये है, कांग्रेस जो है सिमटती जा रही है। जिस काले धन की बात करती है, इन्होंने क्यों नहीं कहा राहुल गांधी के साथ जब हार्दिक पटेल की होटल में मीटिंग हुई, बैग के अंदर क्या था और क्या डील करी इन्होंने अकेले मिलकर के, जो वो बार बार कहते रहे मुझसे मिले नहीं, और जबकि राहुल गांधी उससे मिलकर के निकल। लेकिन बैग में था क्या, ये आप भी तो साबित नहीं कर पाए ना नवीन साहब। सरकार आपकी, सारा सिस्टम आपका, आईबी आपके पास, लेकिन इन्होंने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आपकी, लेकिन साबित नहीं हो पाया कि बैग में था क्या। साबित किया आनंद शर्मा ने ये कहा क्या? बिल्कुल। लेकिन आनंद शर्मा ने क्या ये बताया कि काले धन का उपयोग कहां हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है? आरोप लगा करके भाग जाओ। आज इसलिए कि कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो बचने के रास्ते निकाल रही है। अरे तुम अब बता दो कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती रही कि चुनाव में पारदर्शिता और 2000 रुपए की किससे ज्यादा कैश की सीमा, ठीक है नवीन बढ़ाई, वो भी कम। नवीन, सलमान हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। सलमान जवाब देना चाह रहे हैं इसका। सलमान, ये हिट एंड रन वाला आरोप था क्या? आपने आरोप लगाया, नवीन कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई सबूत तो पेश किया नहीं। कैसे काले धन का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे ब्लैक मनी यूज हो रही है बीजेपी की रैलियों में? देखिए, भाजपा के लोग जो है ये हवा में ज्यादा फेंकते हैं, शायद इनको रियलिटी का मालूम नहीं है। बात होती है आरोप आप लगाए, सबूत क्या? आनंद शर्मा आपकी पार्टी के भाई, मैं सबूत देता हूं आपको। अरे मैं सबूत देता हूं आपको, सबूत सुनिए ना। आनंद शर्मा आपकी पार्टी के। हार्दिक पटेल की बात किया आपने, हार्दिक पटेल के बैग से कुछ नहीं निकला। लेकिन हार्दिक पटेल का जो साथी था जिसने भाजपा एक दिन के लिए ज्वाइन की, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने कहा कि भाजपा के लोगों ने 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें से उसने 30 लाख रुपया सामने रखा, तो ये सबूत है। वरुण पटेल का नाम भी बताया, वरुण पटेल का नाम भी बताया और ऑडियो क्लिप भी जारी की। वो तो आपने पैसा दिया, वो एक्सपोज हो गया। आप सबूत बताइए ना, मैंने सबूत दे दिया, आप बताइए आपके पास क्या सबूत है? हाँ ठीक। अरे वाह, बताइए ना। किसी प्रकार के हो सकते हैं सलमान, और किसी प्रकार के नहीं हो सकते। अरे सबूत दिखाइए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पैसा सामने रखा, 1 करोड़ रुपया सामने आया। आप लगातार भागे मत। आपने गुजरात और गुजरातियों का लगातार अपमान किया है, आपने राहुल गांधी ने, सबने, और ये आपसे नहीं हो रहा है, ये पंडित नेहरू के समय से हो रहा है। आज आप इसलिए परेशान हैं, आपको हार नजर आ रही है। रैली पोस्ट फोन करनी पड़ती है, वहां का वेन्यू चेंज करना पड़ता है क्योंकि आप डरे हुए हैं। आज आपके प्रधानमंत्री, वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हालात, जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है नवीन सलमान, एक मिनट। पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेमांग पटेल हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। ठीक है नवीन, एक मिनट, आपकी पूरी बात सुन ली हमने। हेमांग पटेल, क्या वाकई काले धन का खुला खेल चल रहा है इस बार गुजरात इलेक्शंस में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। क्या वाकई ऐसा है क्या? वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश, ब्लैक मनी का खुला खेल। हो रहा है, पक्की बात है, क्योंकि भाजपा के द्वारा हमारे एक साथी को खरीदने की कोशिश की, उसको 10 लाख रुपए दिए गए, और वही हमारा साथी भाजपा से निकलकर प्रेस के सामने बोले, तो ये पैसे आए कहां से? भाजपा के जो नेता है पहले पास के थे, वरुण पटेल, उनकी एक ऑडियो क्लिप भी थी। तो ये सब बातें क्या थी? दूसरी बात, आप बोल रहे हैं, भाजपा ये बोल रही है कि काला धन तो कांग्रेस के पास था, दूसरी पार्टियों के पास था, तो आपने तो खत्म कर दिया ना कांग्रेस का काला धन, तो बचा तो आपके पास ही है सब। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, स्थानिक जो बैंक है, जो सहकारी क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट बैंक है, उसमें सबसे ज्यादा पैसे 1 या 2 दिन में
भाजपा के नेता के ही हुए हैं। एक दिन के अंदर 600 करोड़ 500 करोड़, तो ये क्या है? और गुजरात की जनता भाजपा के चेहरे को पहचान गई है। दूसरी बात है, आप बोल रहे विकास विकास विकास, आपने किया है काल्पनिक विकास है, वो प्रैक्टिकल है नहीं। अगर विकास होता तो इतने आंदोलन नहीं होते, विकास होता तो कोई भी बेरोजगार नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के टाइम पे इलेक्शन पे बोला था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आंदोलन जो है 3.5 साल हो गए, 7 करोड़ लोगों को कहां पे रोजगारी दी आपने? आप सुनिए मुझसे। हाँ, ये जनता के लिए। डॉक्टर दत्ता, वाकई क्या ऐसा है? वाकई क्या ऐसा है नोटबंदी में, डिमोनेटाइजेशन के बाद दरअसल देश का कालाधन नहीं खत्म हुआ, विपक्ष का कालाधन खत्म हो गया? ये तो आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। हाँ। और चुनाव सबसे बेहतरीन माहौल होता है आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए। हिंदुस्तान की चुनाव अगर ज्वालामुखी की तरह ना हो तो मजा नहीं आता है। और जब तक तो इस बार मजा और ज्यादा है और ज्वालामुखी की तरह बौछार हो रहे हैं दोनों तरफ से। हाँ। पुख्ता सबूत के आधार पे और पुख्ता आधार पे चीजें अगर कही जाए तब समझ में आता है। हवाई बातें, बेबुनियाद बातें इधर उधर से जिस हिसाब से हो रहा है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, जनता बहुत सियाना है और जनता सब चीज जानती है। और हवाई बातें आज के डेट में अब और चलता नहीं है, क्योंकि आपके आईटी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और इंफॉर्मेशन इतने फास्ट है कि सारी चीजों की वेरिफिकेशन हो जाती है और तुरंत सारी चीजों का खुलासा हो जाता है। आप जब आरोप लगाते हो कि काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, अरे भाई वो सबूत भी तो लाओ, दिखाओ कि काला धन का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो कल को फिर भाजपा बोलेगी कि कांग्रेस के तमाम रैलीज जितने सारे हैं, राहुल जी के तमाम जितने सारे रैलीज है, वो सारे रैलीज काला धन के माध्यम से किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स पे जो इकट्ठा हुआ था, कोलगेट में जो इकट्ठा हुआ था, वो सब चीजें का इस्तेमाल हो रहा है, ये भाजपा आरोप लगा सकती है। और उसी तरह से कांग्रेस भी भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। मैं मानता हूं कि तथ्यों के आधार पे अगर चुनाव हो, तथ्यों के आधार पे अगर मुद्दे हो, तब तो समझ में आता है। और कहीं ना कहीं पे प्राइमा फेशी एविडेंस नाम की चीज कुछ होती है, वो चीज अगर नहीं है तो ये सिर्फ एजाम्पशन हो सकता है। एंड एजाम्पशुअस पॉलिटिक्स इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, सुब्रांश राय हमारे साथ हैं, सीईओ हैं एथिक्स पे के। सुब्रांश, एक आपने बात सुनी होगी और लगातार हम विजुअल्स भी चला रहे हैं कि बिटकॉइन नाम की ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके जरिए भी डीलिंग हो रही है, इसके जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है। 28 लाख रुपए क्योंकि ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने तय कर रखा है कि इससे ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, उससे ज्यादा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करो तो पकड़े नहीं जाओगे। ये है क्या भला, समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को। सबीर, ऐसा है कि 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है और हर महीने, हर तीसरे महीने, हर छठे महीने कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है। बिटकॉइन को अगर आप इन तमाम सारी चीजों से थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर है। क्योंकि बिटकॉइन एक रिवॉल्यूशन है। अब रही बात यह कि किसी को कोई चीज पसंद आती है, उसकी आप चाहे जो कीमत आप लगा दो कि मुझे ये चीज पसंद है जी, मैं इसको इस भाव में खरीदना या बेचना चाहता हूं, उसी तरह से बिटकॉइन है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, दिखता बिल्कुल नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में इसका वजूद है। मतलब बिटकॉइन की आज स्टोरी वही है कि मरीचिका के पीछे जैसे मृग भागा करता था, उसे दिखता भी नहीं है और उसके लिए मरा भी जाता है। जो आपका सवाल था कि नोटबंदी, चुनावी मुद्दे, काला धन और नोटबंदी और चुनावी मुद्दों का बिटकॉइन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव में धन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है और बिटकॉइन की संख्या दुनिया में बड़ी लिमिटेड है। और जब जो चीज लिमिटेड होती है उसकी डिमांड होती है, बट नेचुरल है, जो चीज कुछ खास होगी तो खास के पीछे तो हर कोई पढ़ना चाहेगा। अब किस किस को मिलता है ये बड़े सौभाग्य नहीं, लेकिन यही तो कहा जा रहा है ना कि खास है, छुपी हुई है, इसलिए डीलिंग आसान है इसमें। इसमें नेता या फिर कुछ वोटरों को लुभाने के लिए या फिर अपने चुनावी खर्चों के लिए अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ईसी पकड़ नहीं पाएगा, इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं पड़ेगी, इसलिए इसमें डीलिंग करो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है और टेक्निकल प्रोडक्ट का राजनीति और राजनेताओं से कोई वास्ता नहीं होता है। अगर कहना आसान है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आप चुनाव के अंदर जो पैसे आपको मिलते हैं उसे आपको खर्च करना होता है, क्योंकि आपकी रैली उसी खर्चे पे डिपेंडेंट होती है, आपका वोटर उसी पैसों पे डिपेंडेंट होता है जिसको आप लोग लुभावन वादे या प्रोत्साहन देते हैं जो भी। बिटकॉइन अगर आपने ले भी लिया और रख भी लिया, वो खर्च हो ही नहीं पाएगा। तो जब वो चीज खर्च नहीं हो पाएगी तो फिर आपके यूज में उस तरह से वो आ नहीं पाएगी। अच्छा, देखिए, ये सत्य है कि बिटकॉइन अनमोल है,
ये सत्य है कि बिटकॉइन की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती है, लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब थोड़ा सा अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो चुनाव और चुनाव के राजनीतिक मुद्दों से ये ऊपर है, क्योंकि ठीक है आज की डेट में 7.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। अभी तो कोई यही नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे कितने पैसे लेने कितने पैसे देने, तब तक इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मिसबैलेंसिंग रोल अदा करेगा। ठीक है, रविशंकर हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट, इन सारी चीजों को और देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। रवि जी, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, ये जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये एक जरिया बन गया है कि भाई इसमें अगर आप डील करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, क्या वाकई ऐसा है? और इसका लीगल स्टेटस क्या है? क्या सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से इसको मान्यता नहीं मिली है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन स्टेटस है क्या? कहां पर खड़ी है इस वक्त ये क्रिप्टो करेंसी? समीर देख लीजिए, भारत में जो लीगल स्टेटस है वो ये है कि या ये ना तो लीगल है ना ही इलीगल है। तो क्रिप्टो करेंसी एज सच इज नॉट इलीगल इन इंडिया, और दैट इज द रीजन व्हाई, मतलब इंडिया में क्यों इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको सरकार ने अभी तो कोई पॉलिसी ना तो सरकार बना पाई है, ना ही आरबीआई को एक स्टैंड ले पाया है। हाँ। अभी पिछले 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 5 मंत्रालय को बोला है आरबीआई सहित कि आप 4 हफ्ते के अंदर एक पॉलिसी लेके आइए कि करना क्या है इस क्रिप्टो करेंसी के साथ, क्या करने जा रहे हैं आप। और मैं अंदर की खबर बताऊं, और मंत्रालय में जो चर्निंग चल रही है, जो डिबेट चल रहा है, जो अंदर जो बातें चल रही हैं, वो ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी को इंडिया लीगल करने जा रही है। लीगल करने जा रहा है? हाँ, ये मैं खुलासा कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये एक इनसाइड खबर मैं देने की कोशिश में लगा हूँ, और ये मेरे पक्का यकीन है कि जो मेरे सोर्स हैं वो गलत नहीं हो सकते। तो इसके हिसाब से ये एक लीगल एंटिटी होने जा रही है। इसके 2-3 खास वजह हैं, मैं बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। मोदी का डिजिटल इंडिया या उनका हर कुछ डिजिटल से जोड़ना, ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन कहिए या विजनरी कहिए, जो भी कह लीजिए। देखिए, हर कुछ तो होना है डिजिटल है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग डाउन टू डिजिटलाइजेशन। सो व्हाट हैपेंस इज कि डिजिटलाइजेशन के इस दौड़ में आप पीछे नहीं हो सकते। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स दोनों की बात की जाती है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों की बात की जाती है, और कहा जाता है कि अगर बिटकॉइन को हम, क्रिप्टो करेंसी को अगर हम मान्यता दे देंगे, इसे लीगलाइज कर देंगे, तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी देश में। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ। मैं आ ही रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो हुआ ये कि सरकार क्यों कंफ्यूज्ड है, क्यों एक सॉलिड स्टैंड नहीं ले पा रही है, उसकी यही एक वजह है कि आखिर इस बला के साथ क्या सलूक किया जाए। हाँ। कुछ लोगों का मत, अभी मीटिंग थी, बहुत हाई लेवल मीटिंग चल रही थी अंदर वित्त मंत्रालय में। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इस पे तो बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। बिल्कुल। एंड इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। आप हर तरह की चीज, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो 2 व्यक्तियों के बीच हो रहा है, वो किसी को पता नहीं चलता कि क्या ट्रांजैक्शन है, कौन लोग हैं इसमें शामिल। यू कैन नॉट, दैट इज वाई दिस इज इनक्रिप्टेड है, आप उसको पकड़ ही नहीं पा सकते। ऑफ कोर्स, ठीक है। दो लाइन में खत्म करता हूं, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्रिप्टो करेंसी को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े जो देश हैं, जापान ऐसा जो इतना बड़ा इकोनॉमिक जायंट है, सब जगह क्रिप्टो करेंसी है। ऑफ कोर्स चाइना, रशिया ने इसको बैन कर रखा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि मतलब पूरा ठीक है। ये डॉक्टर दत्ता रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर, फिर मैं सुभ्रांश से भी समझने की कोशिश करूंगा कि वाकई क्या गुमनाम रहा जा सकता है बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हुए, तमाम क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजैक्शन करते हुए गुमनाम रहा जा सकता है क्या, ये मैं पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर दत्ता पहले आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो करेंसी की जहां बात आती है, ये बेसिकली पीर टू पीर होता है, इट्स बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स या फिर 2 एंटिटीज के बीच में। डिसेंट्रलाइज्ड है ये बिल्कुल, इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है, और ना ही कोई एक सेंट्रलाइज्ड ढांचा है इसका। तो ये तो कहीं ना कहीं इसकी एक प्लस पॉइंट है कि बहुत आसान वे में डीलिंग हो सकती है इसके माध्यम से। पर भारत जैसे देश के लिए और भारत के परिपक्ष में अगर हम लोग इसको देखेंगे जी, मुझे याद है कि 2014 में भारत सरकार ने एक कमिटी बनाई थी, हाई पावर्ड कमिटी, बिटकॉइन को लेके कि आखिर इस पे भारत का क्या पोजीशन होना चाहिए, और इस पे रिपोर्ट मांगी गई थी। वो कमिटी ने अभी तक तय नहीं कर पाया कि फाइनल रिपोर्ट इस पे क्या दिया जाए।
दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां पे इतना ज्यादा जटिलता है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इतना ज्यादा डिस्पैरिटी है उसपे, तो ऐसे देश में इसको एज ए लीगलाइज्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर देना या फिर लीगल टेंडर के हिसाब से इसको मान्यता देना उचित नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार शायद उस दिशा में अभी सोच भी नहीं रही है। मुश्किल होगा, ये फैसला मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा और इसको लागू करने में मानते हैं आप कि मुश्किल होगा ये फैसला? और दूसरा जो मेरे मन में सवाल आ रहा था कि क्या वाकई ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हुए गुमनाम रहा जा सकता है क्या? नहीं समीर, इसमें दो तीन बातें हैं। क्योंकि यहां बैठे पैनल में कोई भी व्यक्ति टेक्निकल इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता है, तो सुनी सुनाई बातों का दौर है, इसीलिए तो आप हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के तहत भी अगर गवर्नमेंट ये पता करना चाहे कि किसने किसको भेजा और किस आईपी से भेजा, तो वो पता किया जा सकता है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, अभी रवि जी ने कहा चाइना और रसिया ने इसको बैन नहीं किया। चाइना सरकार ने कहा था क्योंकि बहुत ज्यादा, चूंकि एक सर्वर बेस्ड प्रोडक्ट है, किसी ने अपने घर पे मशीन लगा ली है, बिजली फ्री की है, इंटरनेट ऑलमोस्ट सस्ते रेट पे और हाई स्पीड में मिल रहा है, तो बिटकॉइन वो पैदा कर सकता है। बिटकॉइन है क्या और मशीन क्या है, माइनर क्या है? दो टेक्नोलॉजी को वेरीफाई करने की व्यवस्था को माइनर कहते हैं। उसने घर पे लगाया, उसका एक बिजली खर्च हुआ और एक इंटरनेट खर्च हुआ, उसके बाद उन लोगों ने बेचना शुरू किया। चाइना गवर्नमेंट का कहना था कि अगर ये सारी प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन इसी तरह से चलता रहा तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट ने वहां नोटिफाइड किया कि चाइना में पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, और उसने पूरी दुनिया को एक्सचेंज को कहा, ये मैसेज भेजा कि जितने लोगों का आईपी एड्रेस बिलोंग फ्रॉम चाइना है उन सबको आप स्टॉप करिए। अगले 10 सेकंड के अंदर वो सारी सर्विसेज स्टॉप हो गई थी। अगर आप इंडिया में बैठकर दुनिया में तमाम सारे एक्सचेंजेस हैं, अगर आप उन्हें चाहे खोल सकते हैं अपने www.com पे, लेकिन जैसे ही उसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे मैसेज आता है कि ये सर्विसेज आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात ऐसा नहीं है कि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। नहीं तो लीगल वे में अगर कोई बिटकॉइन खरीदना चाहे तो तरीका क्या है? लीगल तरीका, सही तरीका? समीर, मैं आपकी बात पे आना चाह रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज कंफ्यूजन न रहे, सब कुछ सरकार के मशीनरी के कंट्रोल में होता है। अच्छा। और गवर्नमेंट चाहे हमारे देश की हो चाहे दुनिया के किसी देश की हो, हम जो डेवलप्ड है या जो डेवलप हो गया है या जो डेवलपिंग स्टेज में है, हर कोई एक दूसरे को फॉलो करता है। तो अगर पूरी दुनिया बिटकॉइन की दीवानी है तो आप इससे अलग नहीं रह सकते, चाहे आपकी आबादी 130 करोड़ हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे दुनिया की सारी जटिलता हो। अब आपका सवाल था कि हिंदुस्तान के लोग इसे ले कैसे सकते हैं या लीगल प्रोसेस क्या है? देखिए, जब तक आरबीआई और सेबी ने इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया तो ये लीगल नहीं है। आप बेधड़क ले सकते हैं, लेने के सिंपल प्रोसेस है। जो चीज अच्छा होता है वो बुरा भी होता है। अब अच्छे के रूप में अगर हम इसे बात करें तो जैसे अभी आपने जिक्र किया हमारे एक्सचेंज का ethexpay.com, ethexpay की तरह 2-3 एक्सचेंजेज और इंडिया में वर्क करते हैं। लेकिन सिंपल प्रोसेस ये है कि कोई भी आपका दर्शक, आपके इस शो के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं या बिटकॉइन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ नहीं करिए, www.ethexpay.com पे आप लॉगिन करिए। वहां आप एज ए फ्रेश इंडिविजुअल की तरह गए, वहां पे आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। पूरी तरह से लीगल वे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे पूरा आना चाहता हूं। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आप साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आपको पहले अपना पैन कार्ड सबमिट करना होगा, फिर आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना होगा, फिर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। यानी ये सब कुछ आरबीआई सरकार की नॉलेज में होगा। फिर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। अब कंफ्यूजन ये है कि अगर आपने पैन कार्ड अपना सबमिट किया और आपने फंड ट्रांसफर अपने बैंक के थ्रू किया तो ये लीगल कहां है? नंबर 1, जब भी आप बिटकॉइन उन एक्सचेंजेस पे बेचते हैं, दोबारा पैसे आपके सेम उसी बैंक अकाउंट में जाता है, तो जो भी उसका बढ़ी हुई रकम है, प्रॉफिट है या लॉस है, सब कुछ आपके अकाउंट के अंदर हिट होता है। तो ये लीगल कहां है? ठीक है, आपने लीगल तरीका समझा दिया। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं पॉलिटिक्स पर, और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पर हम खासतौर पर बात करेंगे। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी क्या, ये हमारे समझ में आ गया। राहुल गांधी ने कहा है चेहरे पर शिकन, माथे पर पसीना, डरे डरे से साहेब नजर आते हैं। इस डर की आखिर वजह क्या है? डर है भी या नहीं है? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या गुजरात में तमाम जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसका मखौल उड़ा रही हैं? क्या वाकई ऐसा है? यही हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, दरअसल ये बड़ी दिक्कत है
पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि 28 लाख रुपए समय की सीमा जो है, लिमिट जो है वो तय कर दी गई है। अब ये हम और आप और सारे वोटर्स भी, गुजरात की जनता भी, देश की जनता भी जानती है कि इसमें कुछ होता नहीं है। अगर आप विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो जाहिर है उसके फिर तरीके ढूंढे जाते हैं। क्या ये कड़वा सच है? ईमानदारी से मानेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये उन लोग नहीं, देखिए हमने भी चुनाव लड़ा है, मैंने भी चुनाव लड़ा है, और मैं जानता हूं कि इस प्रकार के जो कहते हैं ना खर्चे, वो खर्चे नहीं है। खर्चे उनके लिए हो सकते हैं जो जनता के बीच में रहते नहीं है। खर्चे उनके लिए हो सकते हैं जो जनता के बीच संवाद नहीं करते हैं, जो कभी बात नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे रहे हो, जो पैसा देकर के वोट खरीदते हो, जो पैसा देकर के केवल सत्ता चलाते हो और आने के बाद सत्ता में पैसा लूटते हो। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस या भ्रष्टाचार कांग्रेस, एक ही नाम है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। वो तो इसके बारे में बेहतर से जान सकते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाता है, एक एक आदमी से संपर्क में। आज हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम चुनाव के समय में बाहर नहीं आते हैं। अमित शाह जी जब से अध्यक्ष बने, आप इस बात को जानते होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि वो बूथ लेवल पे लोगों से मिल रहे हैं। खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ लेवल से मिल रहा है। कौन सी राष्ट्रीय पार्टी? अमित शाह जी ने तो हार्दिक पटेल के साथी को 1 जब हम डोर टू डोर हम संपर्क में कर रहे हैं। कांग्रेस वाला कोई पकड़ा गया? ठीक है सलमान, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। कोई मुद्दा नहीं, नकारात्मक कांग्रेस के पास कांग्रेस हालत आपकी खराब हो गई है, इसलिए आप पैसा बांट रहे हैं, वहां अंदर नकारात्मक सोच पैसे से लोगों को खरीद रहे हैं। अच्छे, जब पूरा विश्व जो है नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा, उनका सम्मान करता हो। पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे वो पीछे घूमते रहते थे, कोई पूछता नहीं था। आज जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हट जाते हैं, बीच में हट जाते हैं। नहीं, लेकिन नवीन ये बात तो है ना कि इस बार कांटे की टक्कर है, चुनौती है, वरना गुजरात का इलेक्शन आप लोगों के लिए केक वॉक होता था। ये बात तो है ना, इस बार कांटे की टक्कर हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। हर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कहा ही नहीं कि कोई सा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे ब्लॉक लेवल का चुनाव, जो सभासद का चुनाव, वो भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी करता है, उसी शिद्दत से लड़ता है। कांग्रेस के लिए हो सकता है कि सभा कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें इनकम नहीं है तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में इनकम नहीं है तो छोड़ दीजिए, लोकसभा में इनकम है तो उसे ले लीजिए। ये हम राष्ट्र के निर्माण के लिए राजनीति करते हैं, बल्कि ना कि राष्ट्र को बेचने के लिए, राष्ट्र में भ्रष्टाचार करने के लिए। कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार का, कांग्रेस का रूप ही भ्रष्टाचार है। मुझे 3.5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में बताइए एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। पूरा विश्व उनका सम्मान करता है, पूरा विश्व। पहली बार है जब आप चाइना को पूरे विश्व में एक खड़े होकर के चुनौती देते हो। ये पहली बार है पाकिस्तान को पूरे विश्व में अलग थलग करने की ताकत नरेंद्र भाई मोदी रखते हो। ये पहली बार है कि गुजरात में 60 साल से जो पंडित नेहरू ने जिसको शिलान्यास रखा था सरदार नरोरा डैम का, वो आप पूरा नहीं कर पाए हो। वो बस नवीन, अब सलमान को सुन लीजिए, सलमान जवाब देना चाह रहे हैं। सलमान, बतौर चाय वाला इवांका ट्रंप ने भी आज एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंस्पिरेशन मिलती है पीएम मोदी के पूरे जीवन से, उनकी लाइफ से, किस तरह से चाय वाले से वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। और आप लोग चाय वाले को मुद्दा बनाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने लिए खाई खोद रहे हैं? देखिए, चाय वाले पे प्रचार इतना मीडिया कर रही है। हाँ, सेक्रीफाइस क्या होता है? तो मुद्दा तो आपने दिया था ना। देखिए, सेक्रीफाइस जो है, सेक्रीफाइस अगर आप देखें, कांग्रेस के बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे उसमें मिसाल लाल बहादुर शास्त्री की होगी या मनमोहन सिंह की एग्जाम्पल लें, जो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस वालों को लाल बहादुर बात तो सुनिए, मनमोहन सिंह जी यहाँ देश में एज ए रेफ्यूजी आए थे। नवीन प्लीज, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। मैं सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी हैं वो रेफ्यूजी थे, और उन्होंने लगन से, मेहनत से सेक्रीफाइस किया, पढ़ाई की, और वर्ल्ड के इस वक्त टॉप इकोनॉमिस्ट बने और 2 टाइम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कभी रोया नहीं सिंपैथी गेन करने के लिए। मनमोहन सिंह ने देश का नाम रोशन किया। मुझे आप बताइए, मोदी जी ने क्या कंट्रीब्यूट किया? मोदी जी ने कौन सी कुर्बानी दी? मोदी जी ने क्या IAS की नौकरी छोड़ के देश की सेवा में लगाया? लेकिन नरेंद्र मोदी का आपने इतना मजाक उड़ाया चाय वाला कहकर कि वो इमोशनल हो गए, वो इमोशनल हो गए। पूरे गुजरातियों को गधा का, पूरे गुजरातियों को गधा का इन्होंने। सूट पहनकर, एक चाय वाला जो है 2 लाख का चश्मा पहनता है। चाय वाला जो है, जिसको खाना, जो शेफ उसका है, वो 5 लाख की नौकरी पे काम कर रहा है। ये चाय वाले ने, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे
कोई रेसिपी बताइए। मोदी जी, मैंने कल भी सवाल किया था कि मोदी जी आपकी जानकारी के लिए जो हम भी खाना बनाने वाला है वो भी सरकारी 5 लाख का नहीं, होटल वाले सब बढ़ा दिए। जानकारी की कमी की वजह से आपकी तरह नहीं है, मर रहे हैं, जिसका पानी जो है हवाई जहाज से आया करता था, पीने का पानी पंडित नेहरू के हवाई जहाज से आया। आत्महत्या नहीं करेगा। नवीन एक एक करके ऐसे सारे लोग बोलने लगेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? ठीक है सलमान, वो भी चाय बेचना शुरू करे। हेमांग पटेल, हेमांग पटेल, गरीबी दिख रही है आपको? हेमांग पटेल, ये जो चाय वाले का मुद्दा है, ये क्या भारी पड़ेगा कांग्रेस पर? क्या उनके परिवार के लोग आज भी गरीब हैं कि काला परिवार के लोग आज भी इस्तेमाल हो रहा है, गांधी के परिवार उसका असर आप ज्यादा देख रहे हैं। एक मिनट नवीन प्लीज जी। हेमांग पटेल, मेरी ये बात है, अगर भाजपा इतनी स्ट्रांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी इतने स्ट्रांग है, तो आज गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में जहां पे पूरे पाटीदार रहते, वहां पे उनकी 2 रैलियां थी, तो क्यों पब्लिक नहीं आ रही? एक में 3000 है, एक में 5000 है। ये सब सरकारी खर्चे पे प्रोग्राम करते हैं, लोगों को एक काल्पनिक दुनिया दिखाते हैं और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का अगर जादू चल रहा है तो गुजरात के बाहर से सीएम क्यों आ रहे हैं? गुजरात के मंत्रियों, बाहर के मंत्रियों को क्यों बुला रहे हैं? एक दौर हुआ करता था कि गुजरात के लोग बाहर प्रचार करते, अरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं आ रहे। आपकी रैली में तो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं कांग्रेस, तो वो गुजरात क्यों आ रहे हैं? नहीं मैं तो आपको नहीं लगता पीएम की देश के भारतीय जनता पार्टी के बदलेंगे कि हम राष्ट्रवादी है, अरे भाई राष्ट्रवादी तो हम भी है। राष्ट्रवादी का युद्ध नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कौन राष्ट्रवादी है या नहीं है। लोग बोल रहे हैं हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी, भाजपा यही बोल रही है, तो यहाँ कौन सा युद्ध चल रहा है? हम बॉर्डर पे खड़े हैं क्या? राष्ट्रवाद की बात क्यों कर रहे हो आप लोग? राष्ट्रवादी तो सभी है, सबको भारत के प्रति प्रेम है, सबको देश के प्रति प्रेम है। गुजरात डॉक्टर दत्ता, ये बात आप मानेंगे कि इमोशनल कार्ड इस वजह से खेलना पड़ा क्योंकि डेवलपमेंट जो है गुजरात की वो मुद्दा नहीं सुन रहे हो। गुजरात मॉडल, देश के बाकी हिस्सों में चुनाव हुए तो गुजरात मॉडल का हवाला दिया गया, लेकिन गुजरात से गुजरात मॉडल गायब है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि गुजरात से गुजरात मॉडल गायब है। गुजरात मॉडल पे ही, अरे सुन लीजिए ना आप, सुनिए थोड़ा। गुजरात मॉडल पे ही चर्चा है। विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रही है, गुजरात मॉडल को ही केंद्रित करके आरोप लगा रही है कि गुजरात मॉडल के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है गुजरात में। तो कहीं ना कहीं पे मेन फोकस तो गुजरात मॉडल ही है। भाजपा उसको काउंटर करने के लिए, भाजपा उसको काउंटर, भाजपा उस पे विकास की बात करें, भाजपा उसको काउंटर करने के लिए अपना जो पूरा जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट और पॉजिटिव चीजों को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे फोकल पॉइंट तो डेवलपमेंट है ही, पर डेवलपमेंट के साथ ये तमाम चीजें भी है जो इर्द गिर्द घूम रही है और वो राजनीतिक अखाड़ा में होता है वो चीज। जहां बात आती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, मैं मानता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा भव्य प्रधानमंत्री दूसरा शायद आगे 100 साल में जाके ना बन पाए। ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि लाल बहादुर सलमान कह रहे हैं मनमोहन सिंह को भी जोड़, लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, पर दुर्भाग्यपूर्ण ताशकंद में जो मौत हुआ उनका और उसकी जो रिपोर्ट है वो दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस ने कभी सार्वजनिक नहीं किया है। जहां बात आती है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, मनमोहन जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो देश के मॉडर्न गंधारी बने। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि महाभारत में एक गांधारी थी जिसके चलते पूरा जंग हुआ था और आधुनिक भारत में भ्रष्टाचार की जंग हुई है। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, एकदम पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन रवि जी, ये चेहरे पर शिकन, माथे पर पसीना, डरे डरे से साहिब नजर आते हैं, वाकई डर है क्या इस बार? वाकई डर है क्या? देखिए, 2 चीजें हैं गुजरात को लेकर। आप जब गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मैं गुजरात में जाके महीनों वहां कवर किया है, इलेक्शंस मैंने देखे हैं कैसे वहां इलेक्शंस मोदी जी कंडक्ट कराते हैं और कैसे होता है। ऑफ कोर्स एक तरफा है, वहां लोग मोदी के दीवाने हैं, नो डाउट अबाउट इट। लोग बिल्कुल, मतलब वहां, और जो हिंदुत्ववादी जो फैक्ट्री कहते हैं वो जो वहां है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। वहां पूरी सोसाइटी जो है सो बिल्कुल बटी हुई सी है। वहां बटे क्या वहां ही मुस्लिम कितने, तो फिर ऐसा क्या चेंज? लेकिन 2 चीज चेंज जो है वही परसेप्टेबल चेंज की बात बताता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 3 साल का मोदी का कार्यकाल सेंटर पे, ये जो परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने सपने दिखाए थे, वो
और गुजरात मॉडल को लोग कंपैरिजन करने लगे। और एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो डिफेंसिव है, लगातार उन वादों को लोगों तक नहीं पहुंचाना। अरे 3 साल में इतने वादे जितने किए थे वो नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं कर सकता, एक जादूगर भी नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम यहां ये हो गई, सरकार नो डाउट बीजेपी अभी दे आर एट डिफेंसिव। तो उन्होंने क्या किया, मोदी जी का ये पता नहीं स्ट्रैटेजी, देखिए वो रोए ना रोए कुछ भी करें, जीत तो उन्हीं की होनी है, वन थिंग फॉर श्योर। सो लेट्स नॉट, मतलब इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो मोदी जी ने विकास की बात करनी जो बंद की है ना, वो शायद जो मैसेज है वो ठीक नहीं जा रहा है। क्या हो गया कि वो ये इन वायदों की बात ना करके, इन वायदों की बात ना करके आज कोई बंद नहीं करी बात, क्यों कल भी बोला, इतना मजेदार क्यों हो गया, या इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया गुजरात का इलेक्शन? लगा पहली बार इस देश में कोई विपक्ष नाम की कोई चीज भी है। तो इंटरेस्टिंग यही है इनफैक्ट द आउटकम ऑफ दिस इलेक्शन इज की चलिए अब इस बीजेपी के सामने कोई एक ऐसी पार्टी है और कुछ बोल रही है, कुछ बोल रहा है। ये लोग तीनों युवा नेता आए, ये राहुल गांधी को अब युवा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑफ कोर्स ये चारों की जो चौकरी है वो दिलचस्प बना रहा है इस इलेक्शन को, नो डाउट अबाउट इट। हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो मजा आ रहा है। लौट आते काले धन के मुद्दे पर सलमान, दिक्कत तो आपकी पार्टी को भी हो रही होगी ना, भले आप आरोप लगा रहे हैं, भाई बीजेपी वाले जो है वो काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही होगी। राहुल गांधी की भी तो रैलियां हो रही है ना वहां पर, अल्पेश ठाकुर की भी रैलियां हो रही है ना, तो कहां से आ रहा पैसा? सारा व्हाइट में पैसा खर्च हो रहा है, 28 लाख की मियाद के अंदर हो रहा है, मान ले हम। सलमान देखिए, पैसा जो है हमारा पार्टी का एक सिस्टम है, बहुत पुरानी पार्टी है, वो कल नहीं बनी पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बीजेपी से भी पहले बनी है जी। हमारी जो रैलीज होती है उस पर कंट्रीब्यूशन होता है। हम तो ये कहते हैं इनको आमने सामने बिठाइए, हाँ। बीजेपी की फंडिंग कहां से होती है वो सामने लाइए, हाँ। और कांग्रेस की फंडिंग कहां से होती है वो सामने लाइए, हाँ। एक व्हाइट पेपर लाइए। अगर ये आरोप लगा रहे, हम तो इनको सबूत दे रहे हैं। सबूत इनका ये है, गुजरात इस वक्त इलेक्शन है, सबूत मेरा ये है कि जो सुनिए, एक बात तो सुनिए ना सलमान साहब, 10 साल आप लोग थे, क्यों नहीं किया इस पे काम आपने? अरे सुनिए ना हमारी बात, आपको करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सबूत, आपने एलिगेशन लगाया वो प्रूव नहीं हुआ। आपने कांग्रेस के मंत्री शशि थरूर पे एलिगेशन लगाया वो प्रूव नहीं हुआ। आपके 50 से ज्यादा इस वक्त जो मिनिस्टर है, आपका व्यापम स्कैम हो गया, आपके इतने स्कैम इलेक्शन को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया था? यूपीए ने जो लगाया नहीं कर पाया, जब सजेशन दिया था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने ठुकराई थी। अरे छोड़िए आप एलिगेशन, क्यों ठुकराई थी? ये एलिगेशन नहीं है, सच्चाई है। अगर मोदी सच्चाई है, एलिगेशन नहीं है। यूपीए ने बाकायदा ठुकराया था। अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को यूपीए ने क्यों ठुकराया था? इस चीज का जवाब दीजिए ना। चुनाव आयोग ने जब कहा था यूपीए सरकार को 10 लाख स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होनी चाहिए, यूपीए ने क्यों ठुकराया था? वो फकीर क्यों ठुकराया था? जो 10 लाख का सूट पहने आप सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। अरे जो सूट बिका है वो पैसा देश की सेवा में लगाया था। चुनाव आयोग ने जब कहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ, इनसे भी पूछूंगा, पर आपसे इनसे भी पूछूंगा, पर आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपसे जवाब अपेक्षित है, जवाब अपेक्षित है आपसे। ठीक है, जवाब दीजिए आप यार, क्यों जाएंगे आप? 10 लाख का सूट पहनने वाला गरीब हो गया। 10 साल तो आप लोग राज किए थे। महात्मा गांधी ने कभी 10 लाख का सूट नहीं पहना। वो दूसरा विषय है, वो अरे विषय को मत पर पैसा गया ना, विषय को टाइम पर मत दीजिए, आप विषय को भ्रष्टाचार का क्यों कर रहे हैं? आप सीधा जवाब दीजिए ना, सीधा सवाल का। या तो ऑन एयर बोलिए कि आप लोगों को मंजूर नहीं है स्टेट फंडिंग। महात्मा गांधी को आपने ऑन एयर बोलिए, ऑन एयर बोलिए कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन मंजूर नहीं है। ऑन एयर अगर ये बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पे काला धन का इस्तेमाल आप लोग करते हैं इलेक्शन कैसे। परिवार के अलावा कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बना इलेक्शन आप लोग उसने 5 साल पूरे नहीं किए। इलेक्शन मंजूर नहीं है आप लोगों को। ऑन एयर बोलिए ये बात, सीधा सा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। ठीक है, बस शुभ्रांश, क्या आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ये दिक्कत है क्या? जैसे अब कैश में ट्रांजैक्शन हुआ तो हमने देखा कि वो एक पटेल साहब थे नेता, वो निकलकर सामने आए, उन्होंने 10 लाख की गड्डियां लहरा दी कि भाई देखो हमको ये दिया गया। अब हम क्रिप्टो करेंसी में जब डीलिंग करते हैं तो फिर इसकी संभावना खत्म हो जाती है। ये एक बात है क्या समीर? देखिए, पहले तो 2-3 बातें आपको ध्यान से समझनी होगी। हाँ, इस देश में ना काला सफेद, हाँ, चुनाव, जात, धर्म, संप्रदाय, ये सब इतिहास अब होने वाला है। हाँ, क्योंकि इस देश की आवाम
कि 80-85-87% लोगों के पास आज डेट में अपना डिजिटल फोन है। तो हर आदमी एक दूसरे मैं सारी बात आपकी मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि धर्म को राजनीति से अलग कर देगा इस देश में कोई। आपकी बात को क्योंकि जैसे ही कहीं इलेक्शन आता है ना, तभी हमें पता चलता है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तब पता चलता है। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं, उससे थोड़ा सा ध्यान से सुने, आपको मजा आएगा जी। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि अब डे बाय डे ना हर आदमी अवेयर होता जा रहा है। आपने कोई भी एक इंफॉर्मेशन थ्रो करी, लोग अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उस सोर्सेज को ढूंढ लेते हैं। तो किसी को ये सफाई देने की जरूरत नहीं है कि कौन रिफ्यूजी था, कौन गरीब था या कौन अमीर था। अपॉर्चुनिस्ट इस देश का हर बच्चा है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चुनाव होते ही इसलिए है कि उससे बहुत सारे लोगों की जीविका भविष्य के लिए चलनी होती है। सीधी सीधी बात। रही बात ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक बड़ा मजबूत कदम उठाया था नोटबंदी का। नोटबंदी के दौरान एक बड़ी आम सी घटना घटी थी कि अगर एक साथ लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर चली गई तो आपका पैसा आपका ही बैंक नहीं दे रहा था। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आप युवा तुर्क कह सकते हैं, जो झक्की टाइप के होते हैं। वो कहते थे कि पैसा मेरा, बैंक होता कौन नहीं देने वाला। पहली इंपॉर्टेंट बात, आपके घर पे कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, आपके घर पे कोई मरीज है, बीमार है, जो भी XYZ रीजन था, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक अचानक रातों रात बदलने जा रही थी, इसलिए तकलीफें सबको हुई। उस दौरान आपने अगले दिन देखा होगा खूब बड़ा सा ऐड आया पेटीएम का। पेटीएम ने ये नहीं कहा, पेटीएम उससे पहले भी प्रोसेस में था, बट कहने की कोशिश की गई कि आप जरूरी नहीं है कि हर काम आप कैश पैसा ले जाकर ही करो। अब अगर आप इसे अपने चुनाव के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करें तो इस चुनाव में एक पटेल नेता ने अगले दिन 30 लाख रुपए दिखाया। 30 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की 15 गड्डियां इतनी छोटी होती हैं कि अगर दिल्ली जैसे शहर की आप बात करें तो हर 10वां-20वां आदमी जो बिजनेस करता है उसे लेकर कैरी करता होगा। बस यह है कि जब नोट से, कागज के नोट से अपने आप को आप डिजिटल करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का भीम ऐप हो, चाहे वो सारे बैंकों का RTGS NEFT का प्रोसीजर हो, आपकी इसमें सुरक्षा की भी भावना बढ़ती है। पहले कैश ले जाने पे हत्या होने की संभावना थी, चोरी डकैती सब कुछ था। जैसे जैसे आप डिजिटल बनते गए, आपकी पॉकेट से वॉलेट खत्म होता जा रहा है। तो आज नहीं तो कल सत्य यही है कि आपको इसे स्वीकारना पड़ेगा कि यही डिजिटल है, यही फ्यूचर है। अब रही बात ये कि दुनिया के तमाम देशों में डिजिटल करेंसी के साथ साथ ये क्रिप्टो करेंसी भी तो आ गई ना। जी बिल्कुल। अब 1000 के नोट बंद हुए तो 2000 के भी आ गए ना, तो फिर करप्शन जो है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? नहीं, ये आसानी तो नहीं होगी करप्शन के लिए। अब क्या, अब ब्राइब देने में किसी को आसानी तो नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो गया? ऐसा ये सवाल उठता है। नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि वो एक ब्राइब ले रहे हैं ना, बिटकॉइन के थ्रू ले रहे हैं ना। ये तो डीमोनेटाइजेशन के बाद आफ्टर ऑल इस देश में इतना ज्यादा बिटकॉइन के पीछे लोग इतने पागल क्यों हो गए, क्रेज क्यों बढ़ा? आपको मैं बता दूं, डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में क्रिप्टो, ये तो एक्सपर्ट बैठे हैं, ये बताएंगे कि कितनी तो जानता नहीं है 80% देश की जनता। क्या बात कर रहे हैं आप? 90% ही जानते होंगे। नहीं वो, अरे पैसों डीलिंग करने वाले तो जानते हैं ना। नहीं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो पैसों का खेल तो जानता है ना। कांग्रेस जानता ना कि अभी तो मैं बोल रहा हूँ लोग इसलिए क्योंकि मनी मेक्स मनी, तो मनी मेक्स मनी, तो मनी मेकर है, उनको उन्होंने रास्ता तो ढूंढ लिया ना। नहीं, देखिए ऐसा ढूंढ लिया। सुब्रांश, ये बात सही है ना कि 80% जनता तो जानती है। आसान है आरोप लगाना। अगर जिस दिन यहाँ के 80% लोग बिटकॉइन को जान जाएंगे, एक बिटकॉइन की कीमत 80 करोड़ रुपया होगी। रीजन क्या है? बिटकॉइन की संख्या लिमिटेड है। 545 लोगों में से एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हमेशा अनमोल होती है। उसी तरह से पूरी दुनिया में की आबादी 750 करोड़ है, और 750 करोड़ में से 35 करोड़ लोग वो हैं जो बिलियनियर हैं। लेकिन बिटकॉइन की टोटल संख्या जो है 1,65,00,000 है। 1,65,00,000 के अंदर 1,10,00,000 बिटकॉइन ऐसा है जो सिर्फ 10 से 12 लोगों के पास है। तो मोटा मोटी 50-1 लाख बिटकॉइन है जो पूरी दुनिया में सर्कुलेशन में है। कहना आसान है। देखिए अब आपके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, सवाल जवाब नहीं है, तो किसी भी ब्लैक मनी व्हाइट मनी को आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जोड़ दीजिए। बट सच में ये मिसयूज हो रहा है, सुब्रांश ऐसा नहीं मान रहे। सुब्रांश को नहीं लग रहा है कि मिसयूज ज्यादा हो रहा है। हेमांग पटेल हमारे साथ है। पटेल, हेमांग पटेल, गुजरात को ट्रेडर स्टेट माना जाता है, वहां पर क्या लोग जानते हैं इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में? और क्या आपको इस बात का इल्म है कि ये चुनावों में इस बार डीलिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी में भी हो रही है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से भाजपा की राजनीति है
उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो लोगों को दबा कर भी राजनीति कर सकते हैं, मार कर भी खरीद सकते हैं, दबा के आवाज दबा के भी भाजपा की राजनीति गड़गड़ जाने की ला सकते हैं। तो मैं नहीं सोचता कि ये लोगों को पैसे, आई एग्री विद यू, भाजपा की रही राजनीति है, जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों के दुख और सुख में शामिल होने की, लोगों की बातें जानने की। तो मतलब आप पटेल आप ये कहने की कोशिश करें कि साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया जा रहा है, इसलिए बीजेपी का पल्ला भारी है। जी मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बताता हूं। एक बात है, 22 साल से अगर एक ही सरकार है, 22 साल से अगर एक ही आदमी है, तो क्यों इतना चुनाव इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्यों लोग सड़कों पे निकल रहे हैं? क्यों लोग पीएम सीएम का विरोध कर रहे हैं? क्यों लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं? दूसरी बात है, आप क्या चाहते हैं कि चुनाव में लोग सड़कों पर न निकले? तो अरे ये राष्ट्रीय लोकतंत्र के अंदर यही तो खूबियत है भारत की। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ इसके अंदर सबको शामिल होना है। भाजपा की नाकामयाबी है, इसलिए लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। उन्हें नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम तो लगातार कहते लोग सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, और वो भी किसके सामने? 22 साल से एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। गांव में तो भाजपा को जाने भी नहीं दे रहे, भाजपा का नाम आगे भी देंगे, गाड़ी पूरी रिवर्स होके निकलती है। वो तो आप जाके दिखाइए किसी भी पाटीदार प्रभावित एरिया में, आप एक बार सम्मेलन तो कीजिए। क्यों पास के लोगों को क्यों डिटेन कर दिया जाता है? क्यों उनको नजर कैद कर दिया जाता है? अरे आपकी जितने साल की राजनीति है उनकी तो हमारी उम्र भी नहीं है। ठीक है सलमान, लेकिन आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं पानी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप ही वीडियो जारी कर रहे हैं कि 50,000 कुर्सियां लगी हैं पीएम की रैली में, लेकिन आ रहे हैं 5,000 लोग। तो अगर पानी की तरफ बहाया जाता पैसा, तब तो सारी कुर्सियां भरी होती थी। देखिए कुर्सियों को, देखिए कुर्सियां जो हैं, पैसा तो कुर्सियां खरीदने में लगाया गया। बात बोल रहा हूं कि मोदी जी पैसा बहाकर भी लोग इकट्ठा नहीं जनता कर जो पा रहे। पेड़ थी वो आई, कुर्सियों पे जो पैसा लगाया था वो जाया हो गया। तो इस वक्त आज आप देखिए प्रधानमंत्री जहां आप जो कह रहे गुजरात की जनता पेड़ थी, आप ये कहना चाहते हैं? से आए, रोड शो किया, एक भी आप गुजरात के लोगों को बिकाऊ बनाना चाहते हैं? पहले आपके नेता गुजरात के लोगों को गधे कहते थे, अब आप कहते हैं गुजरात के लोग बिकाऊ हैं। अरे कुछ शर्म करो सलमान यार, कांग्रेस को कम से कम इस स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। एक रैली जो है सूरत में डिले करनी पड़ी क्योंकि वहां रखने की जगह नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, आईबी ने रिपोर्ट दी कि यहां प्रदर्शन होने वाला है कि मोदी जी को यहां रैली नहीं करनी चाहिए। ये हालत है प्रधानमंत्री जी की अपनी स्टेट में। तो आप क्या सवाल कर रहे हैं कांग्रेस का? लोग कांग्रेस की रैलीज में देखिए कितने आ रहे हैं। आप हार्दिक पटेल के खिलाफ आपने कितनी भी साजिशें की, लेकिन आज उसकी रैलीज की संख्या देखिए लोग कितने आ रहे हैं। मोदी जी की एक सवाल पूछ लगभग 40 लाख का खर्चा है। 30 सेकंड दीजिए सर, सवाल पूछने का टाइम खत्म हो गया। डिमोनेटाइजेशन में कितने लोग खत्म हो गए थे? जी डॉक्टर दत्ता 10 सेकंड मेरे को एक बात कांग्रेस जवाब दे दे। मुझे ये बता दे, कांग्रेस के राहुल गांधी कहते थे कि गुजरात के लोग गधे हैं, और ये कह रहे हैं गुजरात के लोग बिकाऊ हैं। आखिर गुजरात के लोगों का कब तक अपमान करेगी कांग्रेस? ये मुझे इसका जवाब दे दे सलमान। ये किसने कहा गुजरात के लोग बिकाऊ हैं? हाँ, अरे ये तो नहीं किया, ये आप ठीक है अभी बोला सलमान। समीर भाई जहां क्राउड के हिसाब से आप अगर वोटर क्राउड के हिसाब से आप अगर वोट परसेंटेज या फिर टोटल वोट आप अगर क्राउड के हिसाब से गिनती करेंगे, तब तो राहुल जी की जो तमाम जितने सारे प्रदेशों में रैलीज हुई है वहां पे तो एकदम सैलाब ही था। पर नतीजा में क्या हुआ? 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट। तो क्राउड के हिसाब से आकलन नहीं होता है। वो आकलन जब धर्म को अरे आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मौत की सौदागर की बात की थी। धर्म को बीच में ये क्यों भूल रहे हैं आप? मौत की सौदागर की बात की थी। यही तो मैंने कहा, धर्म को तो निकाला ही नहीं जा सकता। ये तो मान लेना चाहिए इस मुल्क में रहने वाले सारे बाशिंदों को। कहा गया था धर्म तो आएगा ही आएगा राजनीति। कांग्रेस को एक वर्ग के वोट की चिंता है, एक वर्ग के वोट की चिंता। सुभाष जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से। चुनाव आता रहता है, चुनाव जाता रहता है। इस देश की पूरी चुनावी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं आरक्षण, धर्म, जाति और पैसे पे टिकी हुई है। लेकिन इसका
किसी भी आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ आप इसे जोड़कर नहीं देख सकते। आप अपने भविष्य का इस्तकबाल करिए और भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ है। आप जितनी जल्दी मानेंगे समझदारी उसी में, बाकी इच्छा आपकी। डिजिटल इंडिया फ्यूचर है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर है और डिजिटल करेंसी भी आपके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन 28 लाख की जो ये सीमा है, ये कुल मिलाकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसमें तो किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस तरह से जोड़तोड़ की जाती है, तरह तरह के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं कि कैसे खर्चा किया जाए, कैसे रैलियां की जाए, कैसे चुनावी खर्चा निपटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।